वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पहले के वीडियो में इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविश्लेषण के बारे में पढ़ा था। हमने जाना कि आखिर हम हैं कौन, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं या फिर ट्रेडर हैं या फिर हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं जो लंबे समय तक होल्ड रखता है। आगे के वीडियोस में हम देखते हैं चैप्टर 5 में माय पेरेंट्स एंड बायस। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, बहुत कॉमन सी बात है। जैसे ही आप कहोगे कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ, आपके जो वेल विशर्स हैं क्या कहेंगे? अरे बेटे, अरे बेटी, जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम भी अपने हाथ जला चुके हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास चीज़ है, जुआ है। ठीक है, तुम एफडी में पैसे लगाओ, तुम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में लगाओ, तुम पीपीएफ में लगाओ, तुम ज़मीन खरीद देता हूँ तुम्हारे लिए गोल्ड ले आता हूँ, तुम्हारे लिए सिल्वर ले आता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारे हैं पेरेंट्स या हमारे वेल विशर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने जो कुछ भी ये कहा है, क्या वो गलत है? क्या वो गलत नहीं है और वो गलत भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि वो गलत क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, गलत वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा उनके संग हो चुका है। पहली बात तो वो भुगतभोगी हैं, उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया और उनका पैसा लॉस में भी रहा। ठीक है, दूसरा, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं जहाँ पर लिखा होता है कि मार्केट में इतने पॉइंट गिरे, निवेशकों के इतने पैसे डूब गए। ठीक है, तो वो गलत नहीं है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा दो। मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ फ्रेंड्स, कि अगर सपोज़ आपके पास 1 लाख रुपए की सैलरी है, 30,000 रुपये का आपका खर्चा है, कम से कम खर्चा करिए आप। मैं नहीं कह रहा आप एप्पल का आईफोन खरीद लो, ठीक है, 2 लाख का, 3 लाख का। आप 20,000 का फ़ोन या 25,000 का फ़ोन या 30,000 के फ़ोन से भी काम चला सकते हो यार। मैं नहीं कहता आप लैपटॉप खरीद लो 10 लाख का या 5 लाख का। आप लैपटॉप 30,000 रुपये के लैपटॉप से, 35,000 के लैपटॉप से, 40,000 के लैपटॉप से भी काम चला सकते हो। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप ब्रांडेड शर्ट्स खरीदिए, और खरीदिए तो इतनी महंगी महंगी खरीदिए यार। ब्रांडेड शर्ट्स है ना, 1,500 रुपये की और 1,000 रुपये की भी आती है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप शूज़ जो हैं 10-10 हज़ार के खरीदिए। ठीक, शूज़ 2,000 रुपये का भी आता है। ठीक, आप फिजूल खर्ची रोकिए। पहली चीज़, जो पैसे भी बचा सकते हैं वो बचाइए। तो मैं मानता हूँ कि सपोज़ 1 लाख रुपया है आपकी इनकम और आपने 30,000 रुपये में घर का खर्चा चलाया, आपके पास बचे 70,000 रुपये। अब 70,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 70,000 रुपये उठाओ और सारे के सारे स्टॉक मार्केट में डाल दो। कभी मत कर देना दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कभी मत कर देना ऐसा कि पूरी की पूरी सेविंग उठाई और स्टॉक मार्केट में डाल दी। आप क्या करो, 70,000 का 25% कर लो। कितने हो गए? लगभग 17,000 रुपये। मैं कहता हूँ 15,000 रुपये लो आप। 15,000 रुपये आप स्टॉक मार्केट में डाल दो। ठीक, 15,000 रुपये आप एफडी में भी डालो, पापा मम्मी की बात मानते हुए। 15,000 रुपये आप पीएलआई में, पीपीएफ में, एलआईसी में भी डालो, किसने मना किया है। और 5-10 हज़ार रुपये अपनी जेब खर्ची के लिए या अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करने के लिए रख लो। आगे वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन। सो वो गलत नहीं है, उनकी बात हमें माननी है। तो आप क्या करिए, एलआईसी में भी डालिए, पीएलआई में भी डालिए, और कुछ हिस्सा आप स्टॉक मार्केट में भी डालिए। जैसे 15,000 रुपये आपके बच रहे हैं, तो 15,000 रुपये आप स्टॉक मार्केट में डालिए। और मैं कभी नहीं कह रहा कि 15,000 के रुपये उठाए पूरे के पूरे और बिना सोचे समझे कोई भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे ने कुछ भी न्यूज़ में दिखा दिया, या किसी ने कोई टिप्स भेज दी, किसी ने कोई एसएमएस भेज दिया, किसी ने कोई व्हाट्सएप भेज दिया, किसी ने कोई टेलीग्राम चैनल में लिख के भेज दिया, तो आप वो स्टॉक्स 15,000 रुपये खरीद लोगे। आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा। आगे देख लेना कैसे हमें स्टॉक को फिल्टर करना है, रिसर्च करनी है, अपने हिसाब से पढ़ना है स्टॉक को। ठीक है, हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, उसके बाद कहीं जाकर हम स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो 15,000 रुपये लगाने हैं मान लो, तो आप क्या करो, पूरा एनालिसिस करके 3 स्टॉक्स छांट लो, कोई भी 3 स्टॉक्स कि भाई ए, बी और सी। जैसे हमने पहले वाले वीडियोज़ में देखा था कि एक बैंकिंग का, कुछ एक बैंकिंग के निकाल लो, कुछ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्टवेयर कंपनीज के निकाल लो, कुछ एक सपोज करो ऑटोमोबाइल के निकाल लो। ठीक है, तो आप क्या करो, 5,000 रुपये डालो ऑटोमोबाइल के स्टॉक में, 5,000 रुपये डालो आप बैंकिंग में, 5,000 रुपये आप डालो सॉफ्टवेयर कंपनी में। ठीक है, तो इससे आपने क्या किया, सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन अपना कर दिया। ठीक है, अगले महीने जब सैलरी आए तो ऑटोमोबाइल का जो दूसरा स्टॉक आपके फिल्टर होकर आया था उसमें डाल दो, दूसरा स्टॉक जो बैंकिंग का निकल कर आया था उसमें डाल दो, दूसरा स्टॉक जो सॉफ्टवेयर कंपनी का निकल कर आया था उसमें डाल दो। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। डाइवर्सिफाइड मतलब विभिन्नता लिए हुए।
आपके 70,000 में आपके पास गोल्ड भी है, एफडी भी हैं, एलआईसी भी है, पीपीएफ पीएलआई भी है, आपके पास स्टॉक्स भी हैं। स्टॉक्स में भी आपके पास बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स हैं और आईटी कंपनी के स्टॉक्स हैं। बैंकिंग में भी आपके पास 2-3 बैंकों के स्टॉक्स हैं, आईटी कंपनी में भी आपके पास 2-3 आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं और ऑटोमोबाइल में भी आपके पास 2-3 ऑटोमोबाइल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। आपका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिस्क नहीं रहेगी, कोई ऊपर होगा तो कोई नीचे होगा, कोई नीचे होगा तो कोई ऊपर होगा। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो प्लस में रहेगा, मतलब कम से कम लॉस में तो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे वेलविशर्स हैं। जो चैलेंज होता है हमारा पहला, वो स्टॉक मार्केट के बारे में गलत नहीं है। ठीक है, हमने देखा वो गलत क्यों नहीं है और कैसे हम सही अपने आप को ठहरा सकते हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जब पेरेंट्स कुछ बोलते हैं और हमारी इच्छा कुछ और होती है तो क्या करते हैं, हम मिडिल पाथ लेते हैं ना। मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता। तो बीच का रास्ता यही है, आप अपने 100 रुपये में से 35 रुपये या 30 रुपये आप घर खर्ची में निकाल दीजिए, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये परसेंटेज हैं, ये परसेंटेज हैं। ठीक है, 25% है ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर कुछ इमरजेंसी फंड भी आपको रखना है बनाकर। तो देखिए, और एफडी पीपीएफ और एनपीएस में एलआई पीएलआई पीपीएफ इन सब में भी आप डाल सकते हो। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपकी सैलरी है 100 रुपये, 30 रुपये हो गया घर खर्चा, बचे 70 रुपये। 70 रुपये का 25%, ठीक है, लगभग कितना हो गया, 70 रुपये का 25% हो गया, लगभग आप मानो 17 रुपये के आसपास, 18 रुपये के आसपास। तो 15 रुपये आप लेके चलिए, 15 रुपये आप लगाओ स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो 30 और 15 कितने हो गए, 45, बचे कितने, 55। इसमें से 15 रुपये आप डाल दो एलआईसी में, एफडी में या जिसमें किसी में भी, कितने बचे, 40 बचे। 40 बचे तो इसमें से 20 रुपये आप डाल दो एलआईसी में या टर्म प्लान में, कितने रुपए बचे, 20 रुपये बचे। तो बस 20 रुपये आप हर महीने अपनी गुल्लक में यानी अपने बैंक में डालते रहिए। ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका फंड बन जाएगा। ठीक है, तो सैलरी अगर 1,000 रुपये है तो 20,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड में हर बार बना के रख सकते हो। इमरजेंसी फंड क्या काम आता है, मान लो कुछ आड़े भिड़े या गाहे बगाहे कोई ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, ठीक है, मेडिकल सर्विस की ज़रूरत पड़ जाए या कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो आप पैसे निकाल कर रख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें हम एक चीज़ और पढ़ना चाह रहे थे कि पेरेंट्स को तो हमने कवर कर लिया, एक है बायस। बायस मतलब होता है पक्ष ले जाना। अगर मैं बायस्ड होता हूँ तो मैं क्या करूँगा, किसी एक स्टॉक के पीछे पड़ जाऊँगा, ले लो ले लो ले लो, ये स्टॉक ले लो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं बायस्ड हूँ। आप समझिए, जो भी आपको स्टॉक की रिकमेंडेशन दे रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है। टीवी चैनल पर आकर कोई बता रहा है, वो टाइम वेस्ट अपना क्यों करेगा। ठीक है, वो बायस्ड है। या किसी ने कोई स्टॉक खरीद लिया, सपोज आपके दोस्त ने कोई स्टॉक खरीद लिया, वो क्या करेगा, यार ये स्टॉक लेके रख तू भाई, बहुत अच्छा स्टॉक है। वो बायस्ड है, वो बंदा, वो पीछे पड़ गया, उसने उस स्टॉक से शादी कर ली है, वो आपको सजेस्ट करता ही रहेगा, बताता ही रहेगा। या कोई रिलेटिव होंगे जो स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे, वो क्या कहेंगे, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को स्टॉक मार्केट में काम करना है ना, मैं बता दिया से कि कैसे कैसे क्या करना है, मतलब मैं बता दूंगा तुझे कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अंकल जी मुझे तो नहीं करना जी, पैरी पौना, माफ़ करिए। तो बायस मतलब क्या होता है, बायस मतलब होता है पक्ष करना, पक्ष लेना। तो बायस देख लीजिए किस तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और हमेशा इन बायस को माइंड में रखना। ठीक है, जैसे कहा है ना, निंदक नियरे राखिए, मतलब जो आपकी निंदा करते हैं उनको पास में रखना चाहिए, जिससे आपको घमंड नहीं हो। उसी तरह से इन बायसेस को अपने दिमाग में रखना। पहला बायस क्या कहता है, एटीट्यूड एंड एरोगेंसी। ठीक है, ये कब आता है कि जैसे आपने कोई स्टॉक खरीद लिया रिसर्च करके, आपने सारे वीडियोस देखे, आपके समझ में आ गए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने सारी रिसर्च करी और आपने स्टॉक्स निकाले और आपने स्टॉक को खरीदा, और खरीदते हुए स्टॉक 20% बढ़ गया, तो क्या हुआ, क्या एटीट्यूड आ जाएगा। दोस्तों को फ़ोन करके, रिलेटिव्स को, अंकल आंटी को, पापा मम्मी को, सबको फ़ोन करके, अरे मैंने एक स्टॉक खरीदा है, देखिए 20% बढ़ गया। ठीक है, अरे देखना ये 40% हो जाएगा, देखना मैं एक दिन में ही खरबपति बनने वाला हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है ना और जो एरोगेंसी है, इसे घर पर रखना दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट है, एक सेकंड में अच्छे का एटीट्यूड और एरोगेंसी निकल जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा हम्बल पोलाइट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, क्योंकि इसका नाम है स्टॉक मार्केट। ठीक, एक बायस है, उसका नाम है रिसेंसी बायस, ये थर्ड पॉइंट वाला, रिसेंसी बायस। रिसेंसी मतलब क्या होता है,
रिसेंसी मतलब अभी की चीज़ों को देखते हुए आप भविष्य को सोच लेते हो कि क्या होने वाला है। जैसे अभी सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, आपने स्टॉक खरीदे, प्रॉफिट में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे, यार मैंने इतनी अच्छी रिसर्च करी है कि मेरे प्रॉफिट स्टॉक्स हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आते हैं और बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक बायस होता है जिसे बोलते हैं एंकरिंग बायस, अटैचमेंट बायस। कैसे कि आपको क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगा स्टॉक से, आप उससे शादी कर लोगे। सपोज आपने खरीद लिया, मान लो मैं स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मान लो आपने खरीद लिया इन्फोसिस खरीद लिया, आप उससे अटैच हो जाओगे, दिन भर इन्फोसिस के बारे में पढ़ते रहोगे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, रोज़ रात तक उसके बारे में, इन्फोसिस के बारे में पढ़ते रहोगे। ठीक है, थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो परेशान हो जाओगे, अच्छी न्यूज़ आ गई तो गदगद हो जाओगे, मतलब आप उस स्टॉक से शादी कर लेते हो। ठीक है, और एक क्रिटिकल थिंकिंग टाइप हो जाती है आपकी, आप उसी के बारे में ऐसे रिसर्च एनालिसिस करते हो जैसे आप इन्फोसिस को टेक ओवर करने वाले हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स एंकरिंग मतलब अटैचमेंट हमें नहीं रखना है स्टॉक्स के संग, हमें हर साल एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है। एनुअल रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है तो हम स्टॉक्स को रखेंगे, अगर हमारे पैरामीटर्स एनुअल रिपोर्ट्स के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, इमीडिएटली हम बेच देंगे उसको। ठीक है, चैलेंज आता है पांचवा, वो है एट्रीब्यूशन बायस। ये क्या होता है एट्रीब्यूशन बायस, कि भैया मैंने स्टॉक खरीदा है, ए स्टॉक, ए फॉर एप्पल। ठीक है, इस स्टॉक को खरीदते ही मुझे प्रॉफिट हो गया 10%, तो देखो भाई ये मेरी रिसर्च है, मैंने मेरा प्रॉफिट कमाया है, और लॉस हो गया तो उस चैनल वाले की गलती है जो वीडियोस बना बना के डालता है। ठीक है, या उस बंदे की गलती है जिसने क्लेम कहा था कि 100% आप प्रॉफिट कमाओगे। भाई मैं भी कोई गारंटी नहीं ले सकता ना किसी चीज़ की, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 2-3 साल तक आप होल्ड रखोगे, रिसर्च करोगे, चीज़ों को समझोगे, करोगे तो 100% आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने स्टॉक आज खरीदा है और कल से आप ब्लेमिंग करना चालू कर दोगे तो यार वो चीज़ सही नहीं है। आपने स्टॉक खरीदा आज 100 रुपये का, कल हो गया मान लो 90 रुपये का, तो आपने गालियाँ देना शुरू कर दिया। ठीक, कल आपने स्टॉक खरीदा 100 रुपये का, कल 120 रुपये शुरू हो गया तो आप अपनी तारीफ करने लग गए। ठीक है, तो किसी के लॉस का या किसी के प्रॉफिट का एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना एट्रीब्यूशन बायस है, इससे भी हमें बचना चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे हाउ टू लूज़ मनी, मतलब आपको अपने पैसे गंवाने हैं तो सबसे बेहतरीन तरीके उसके क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मज़ा आएगा, उनको देखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लोज करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।